पीटीआई का ऐलान जंग, हुकूमत का लंदन प्लान का इल्जाम, हुकूमत क्या पॉलिसी इख्तियार करेगी। लेजेंड और सुपरस्टार आमने सामने, लफ्जी जंग कानूनी जंग में तब्दील हो गई और अमेरिकी सदारती उम्मीदवार ट्रंप के हिमायती भी उनसे नाराज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने जा रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत ने भी अब की बार पीटीआई से सख्ती से निपटने का इंदिया दे दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत सियासी तरीके से इस बहरानी कैफियत से, इस बहरानी सूरत हाल से निपटेगी या फिर हालात तसादम की जानिब जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ तशरीफ फरमा है अली मोहम्मद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। निहाल हाशमी साहब, आज आपकी CEC का इजलास था, क्या फैसला हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से मुतल्लिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज CEC का जो इजलास था उसमें सेंट्रल वर्किंग कमेटी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल के और पार्टी के काम, उसमें 3 मेजर सब्जेक्ट थे, टेररिज्म, एनर्जी सेक्टर और पाकिस्तान की इकॉनमी। उस पे साल हासिल बहस की गई और फालतू कामों पे हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। आपसे फालतू काम? हाँ, ये फालतू काम है। इसके लिए हमारे पास बात बंद करने जा रहे हैं वो। देखिए, वो तो फिर ताला खरीद के लाएंगे कहीं से, चाबी वाले को लाएंगे, ताला खुलवाने वाला काम होगा। बात यह है कि 1-2 मुकर्रिर ने इस पर बात ज़रूर की, मगर प्राइम मिनिस्टर ने इस सब्जेक्ट को टच नहीं किया। उसकी वजह प्राइम मिनिस्टर पेटी इशूज़ को नहीं जाते और एक आध किसी ने बात की, उस पर पेटी इशूज़ पे नहीं जाते। क्या बात हुई? वो कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह के जो लोग समझते हैं, हाँ, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही खौफनाक बात की। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें एक ऐसा मुल्क जो ख़ुद जमहूरी तौर पे गैर मुस्तहकम है, इक़्तिसादी तौर पे कमज़ोर है, वो हमारी क्या मदद करेगा आज़ाद जम्मू कश्मीर की। हमें एक जमहूरी तौर पे मुस्तहकम मुल्क और इक़्तिसादी तौर पे मुस्तहकम मुल्क चाहिए जो कि कश्मीर जिसकी तरफ कश्मीरी देखें, वरना आप हमारी ऐसा कोई भी मुल्क, उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था। और उन्होंने कहा जो लोग भी पाकिस्तान को गैर जमहूरी इस्तेहकाम नहीं देना चाहते या इक़्तिसादी तौर पे उसको मजबूत नहीं देखना चाहते, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो ये बड़ा इन बिटवीन द लाइन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब ने ये बात की। अली मोहम्मद खान साहब, हाशमी साहब बता रहे हैं कि उन्होंने सीरियस नहीं लिया आपके एहतजाज के मामले को और कोई डिस्कशन इतनी खास नहीं हुई। क्या कहेंगे? वो हुकूमत तो सीरियस ले ही नहीं रही आपके इस एहतजाज को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से तकरीबन 4 महीने तकरीबन हो गए हैं, इससे ज़्यादा हुए होंगे। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर बिजली जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पानामा लीक्स का इशू जो है ये एक वक्ती बात है, कौम इसको भूल जाएगी और 2-3 हफ्तों में, और मियाँ साहब को मैं मशवरा देता हूँ कि इसको सीरियस ना लें। 6 महीने हो गए हैं, पानामा लीक्स का इशू आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर उसका राइज़ हो रहा है, कम नहीं हो रहा। कोई हमने अनोखी बात नहीं की। एहतसाब मांग रहे हैं मियाँ साहब से कि अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, वो अपने आप को पेश नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि बात फिर तसादम की तरफ जाएगी। हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे, लेकिन जो हुकूमत की बात नज़र आ रही है कि हुकूमत हमेशा सब्र से काम लेती है और हुकूमत हमेशा मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की तरफ ज़ोर देती है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक ऑप्शन इमरान खान साहब ने दिया है जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कि या तो आप रिज़ाइन करें, अगर आप गिल्टी नहीं हैं तो आप अपने आप को पेश करें, मतलब कुछ तो करें। और देखें आखिरी दिन क्या होगा। ये तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। आखिरी दिन क्या होगा ना, ये कौन सा आखिरी दिन मैं कह रहा हूँ। आखिरी दिन क्या होगा? हमारी आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं, वो आखिरी दिन उस दिन ना कोई रोड बन रही होगी, ना कोई गैस का कनेक्शन दिया जा रहा होगा, ना किसी को नौकरी पर लगाया जा रहा होगा, ना कोई रेडियो पाकिस्तान, PTV या मोटरवेज की बात कर रहे हैं गिरवी रखी जा रही होंगी। आखिरी दिन मीज़ान कायम होगा, इंसाफ। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि कुफर की हुकूमत चल जाती है लेकिन जुल्म की। मेरी दरख्वास्त होगी मियाँ साहब से कि मुल्क को जुल्म पे ना चलाएं। हम गुमान कर लेते हैं, चलें हम गुमान कर लेते हैं कि आपने नहीं किया, तो आप अपने आप को पेश करें और अपनी बेगुनाही साबित करें। वो तो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे पेश अपने आप को, फिर आप बंद कर लेंगे इस्लामाबाद? आप पर उम्मीद है? देखें, हम अपना एहतजाज करेंगे,
आइन के दायरे में के अंदर रह के करेंगे। इमरान खान साहब जो हैं एक ऐसी तहरीक को लीड कर रहे हैं जो पाकिस्तान बनाने की तहरीक है। इसमें कोई ऐसा एक भी आदमी नहीं है हमारी जमात में जिसने वज़ीर आज़म बन के या सदर बन के इस मुल्क को लूटा हो। नौजवान हमारे साथ हैं। तैरुल कादरी साहब आ रहे हैं आपके साथ? तैरुल कादरी साहब आ रहे हैं आपके साथ? कादरी साहब के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद है लंदन में। 30 सितंबर को हमने साबित किया है कि हमें ना कादरी साहब की ज़रूरत है ना पीपल्स पार्टी की। हाँ, नेक काम में साथ चलना चाहते हैं, बेशक आए। जी हाशमी साहब, वो तो कह रहे हैं अकेले ही आ जाएंगे। देखिए, हर बात में मुझे इसलिए हंसी आ रही थी कि इमेच्योरिटी का लेवल बहुत हाई हो गया इनके। ना इमरान खान साहब जज हैं, ना जर्नलिस्ट हैं, ना प्रोसिक्यूटर हैं। अगर पनामा पेपर का मामला आ रहा है तो वो असेंबली में बिल पेश हो चुका है, उसके लिए एक आइन बनेगा। उस आइन के मुताबिक हम एक बिल लेके आ रहे हैं, कानून बन रहा है, और उसके मुताबिक जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उसमें भी एक कंडीशन है कि दोज हु आर अर्न फ्रॉम थ्रू इलीगल मीन्स उनको वहाँ पे लेके जाएंगे। तो देखिए, हर चीज़ अपने तरीके कार के तहत चलती है। लेकिन कोई फर्द वाहिद को अच्छा, फिर इनको ये हक किसने दिया कि ये कहें कि गैर अखलाकी, गैर ये इखलाकी तौर पे कोई वज़ीर आज़म नहीं बनता, आइनी तौर पे बनता है, वोट से बनता है। और आइन और वोट जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ है। और ये लेकिन जब उंगलियां उठ रही हैं हेड ऑफ द स्टेट पे तो सबसे पहले तो फिर उन्हें अपने आप को हिसाब के लिए पेश करना चाहिए। ऑलरेडी दिस इज हैज बीन ड्राई डाउन। इमरान खान के अलावा किसी के पेट में, इमरान खान देखिए क्या वक्त इन्होंने इंतखाब किया है। जब कश्मीर और सीपैक आपके सर पे, सीपैक वह है जो आपके आने वाले कश्मीर से तो पहले से उनकी मूवमेंट चल रही है। देखिए, नहीं, इस्लामाबाद को ताला लगाने की बात आप जाएं ना जी, ताला बनाए और लेके जाएं न्यू दिल्ली, ताला बनाए और लेके जाएं तेल अवीव, ताला बनाए और लेके जाएं हर उस पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क जहां जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आप इसको बोलते हैं घर का बहादुर। आप अपने घर के बाहर तो लोगों से डरते हैं, आप अपने ही घर में आकर के आप अपने घर के दारुल खुलाफों को आप ताला लगाएं, ये कोई मर्दानगी थोड़ी, ये कोई बात। और अगर सरकार, कोई भी सरकार चाहे, एक बाजार कोई नहीं बंद करा सकता, ये मैं आपको बता दूं। अगर सरकार डिसाइड कर ले, इसलिए मैंने कहा आज हमारी मीटिंग में सख्ती से निपटेंगे या फिर इजाजत देंगे, क्योंकि स्पीकर साहब ने कल जो बात की है, चाइल्डिश अप्रोच है ये। हम इसे, हमें मालूम है कैसे निपटा जाता है। हम मोहब्बत से भी निपटना जानते हैं, और चूंकि हम नहीं आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान का दस्तूर और पाकिस्तान की जमहूरियत, आप जो यहाँ पे आके करना चाहते हैं, आपको पार्लियामेंट के अंदर अवाम ने भेजा, आप पार्लियामेंट से बाहर आना चाहते हैं। सही। आपको लोगों ने कहा कि आप केपीके की हुकूमत करें, आप केपीके हुकूमत नहीं कर रहे। वो आकर के वो कह रहे हैं सीएम साहब कि हम दफनाना बाकी, अब जनाजा इसको पढ़ाना है। तो देखिए जो चीजें आप करें, और फिर लेकिन खान साहब के पास कोई इशू नहीं है। खान साहब खुद ऑफशोर कंपनी के मालिक रहे हैं, बल्कि इब्ने ऑफशोर कंपनी का। इन्होंने कहा कोई हमारे साथ ऐसा आदमी नहीं, इनके राइट हैंड पे बैठे हुए बोले, आपकी पार्टी के स्पीकर का बोले, स्पीकर एक न्यूट्रल किरदार होता है स्पीकर का, वो स्पीकर ने क्या गलत? आप पूछे, मेरा भाई वकील है, मेरा भाई वकील से पूछे, जो इन्होंने नेशनल असेंबली में स्पीकर साहब को पिटीशन दी, उसमें मां सवाए नवाज शरीफ के पासपोर्ट की कॉपी की और कुछ है उसमें? नहीं, कल उन्होंने बयान दिया, कुछ भी नहीं है जनाब, उन्होंने कहा जी लंदन प्लान बन रहा है, वो तो बिल्कुल बन रहा है, शेख रशीद जाके करें, और ये पार्लन पार्सल है। देखिए, अल्लाह इनको बचाए, इस जैसे वाइज आदमी, अच्छे आदमी, नेक नाम मोहिम पे वतन आदमी को साथ रखे, ना कि शेख रशीद जैसे मजाक को। और आप एक वो भांड है, एक सियासी, सही एक मस्खरा है शेख रशीद, इससे ज्यादा क्या उसकी। अली खान साहब कल स्पीकर कौमी असेंबली, जो कि एक न्यूट्रल किरदार होना चाहिए, उन्होंने बात की कि लंदन प्लान बन रहा है हुकूमत के खिलाफ। उन्होंने इसके अलावा दीगर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्त बयान दिए। उन्होंने तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक भी बात की कि पिछली मरतबा तो वो लीनियंट रहे थे, लेकिन अब की बार वो शायद सख्ती से निपटे। PTI से जो 40 रोज़ मुसलसल गैर हाजिर रहने से असेंबली से जो मामला है उस पर स्पीकर साहब की गुफ्तगू से जो उन्होंने अपने गिर्द एक हाला सा बनाया हुआ था अखलाकियात का और एक जेंटलमैन का, कल उन्होंने ख़ुद उसको तोड़ दिया। और जो इमरान खान साहब वो बात उनके बारे में कर रहे थे, कल स्पीकर साहब ने साबित किया, मुझे बड़ा दुख हुआ जो उन्होंने बयान दिया। स्पीकर साहब ने साबित किया कि वो कौमी असम्बली के नहीं, वो नून लीग के स्पीकर हैं। स्पीकर का ओहदा बहुत इज्जत का ओहदा होता है। अव्वल तो उनको इन बातों में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मुस्लिम लीग नवाज के पास ठीक ठाक तगड़े स्पीकर्स मौजूद हैं, पब्लिक स्पीकर्स मौजूद हैं, रेप्स मौजूद हैं।
ख़ासकर ऐसे लोग मौजूद हैं जो वजारतों के शौक़ में जो है वो उनको अपने सामने किसी की इज्जत नज़र नहीं आती, तो वो कर रहे हैं अपना काम, आप क्यों अपना ओहदा जो है वो ख़राब करें। मैं समझता हूँ स्पीकर साहब ने अपने ओहदे की एक इज़्ज़त वो नहीं रख सके कल, और वो एक स्टेप आगे गए। स्पीकर किसी भी जमात का नहीं होता। ऐसा कोई बयान अगर हमारे असद कैसर साहब देंगे तो मैं समझूंगा वो भी अपने ओहदे से तजावुज़ करेंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, देखें वो सवाल गंदम जवाब चन्ना, यानी कि दुनिया के बहुत ही ख़राब लोग होंगे, हमारी हुकूमत बहुत ही बेकार होगी, हम में कोई एक भी चीज अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। लेकिन ये जवाब नहीं है जो आप पे इल्जाम है। देखें, अगर आप खुदा न खास्ता मेरे पे कोई इल्जाम लगाते हैं, मेरे पे ये इल्जाम लगाते हैं कि आपकी जो नीचे गाड़ी है वो मेरी है, तो मैं चाहे दुनिया जहान के आप पे जवाबी इल्जामात लगाऊं, लेकिन वो आपके सवाल का जवाब नहीं। मियाँ साहब के सवाल का बड़ा आसान सा जवाब है जी, और वो ये है कि वो अदालत में पेश हो और साबा सब जो है कच्चा छिटा सामने आ गया। लेकिन आज उस अदालत में पेश होंगे ना। हाशमी साहब, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट करूँ। आज इलेक्शन कमीशन में जो पिटिशन थी उसमें तो मियाँ साहब ने एक और समर सॉल्ट की है, और वहाँ पे उन्होंने मरियम बीबी का जो वो कहते थे कि हमारी डिपेंडेंट है 2011 के डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने दिया था, उससे भी रोगरदानी कर दी है। तो मतलब है कि सब कुछ वो क्लीन नहीं है, सब कुछ साफ। देखें, अखलाकियात की बात हाशमी साहब ने की, ये वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, ये भी इस बात को जानते हैं कि लॉ जो होता है, लॉ जो होता है दो प्लेन्स पे काम करता है, एक है सेक्युलर और एक है मॉरल। देखें, जब आप मुल्क के वजीर आजम हो, मैं आखिरी बात, देखें, हम जब ये बात करते हैं कि मियाँ साहब अखलाकी वो पेडेस्टल से नीचे आ गए हैं, उसकी वजह क्या है? देखें, आप जब मुल्क के वजीर आजम होते हैं और आपके नीचे सारी मशीनरी काम करती है, आप डिमांड करते हैं अपने मुल्क के लोगों से कि आप टैक्स दें, गलत काम नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पे अपने पे इल्जामात हैं तो फिर आपके पास वो मॉरल अथॉरिटी रहती नहीं है। नाज़रीन, जानेंगे एक ब्रेक से वापस आकर हमारा अली मोहम्मद खान साहब और निहाल हाशमी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। की आज की प्रोसेसिंग की आपने बात की, उसमें तो आपके वकील भी जो हैं उन पे तनकीद आई। नून लीग की तरफ से ये कहना है कि आप बार बार कहते रहे, आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद है, सबूत मौजूद है। नून लीग पे आप जो वज़ीर आज़म साहब पे इल्ज़ाम लगाते रहे, वो कहते हैं अभी तक उन्होंने कोई सबूत ही पेश नहीं किए इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैं इतना कहूँगा, जज कभी भी पार्टी ना बने, चाहे इलेक्शन कमीशन में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे सिविल जज हो, चाहे किसी बहुत बड़ी अदालत का हो। ये जो जवाबी आर्गूमेंट्स होते हैं, ये मियाँ साहब के वकील के काम है। जज इज बेसिकली सिटिंग देयर टू एडजुडिकेट। आप बैठे हैं, उनके दलाइल सुने, अपना फैसला दें। आप पार्टी ना बने, ना हमारे हक में बने, ना मियां साहब। आपको एतमाद है पार्टी नहीं बन रहे? मैं समझता हूं उनके कभी कोई तीखा सवाल, कभी कोई तेज सवाल उन्होंने मियां साहब के वकील से नहीं किया। अच्छा, यानी आप सवाल उठा रहे हैं कि वो थोड़ा सा न्यूट्रल नहीं रहे आपके इस मामले में। ज्यादा पिछले जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे, पिछले जो थे, उस पर इन्होंने बड़ा सख्त इतराज उठाया। अब नए इलेक्शन कमीशन चारों सूबे के आ गए हैं, जो कि तमाम पार्लियामेंट के मुत्तफ़क़ा राय से, फैसले से, मावनत से, ताउन से हैं। अब उसको भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर बड़ी ज़्यादती। अच्छा, अब देखिए, हो सकता है आप ये भी कह दें कि इलेक्शन कमीशन के फलाने आदमी को माइनस करके फिर इलेक्शन कमीशन चलाओ। ख़ास आपने पहले का इसको माइनस कर दो, उसको माइनस कर दो, बिलावल आसिफ जरदारी को कह दो माइनस कर दो। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को माइनस करके आप किसी को वज़ीर आज़म बना दें। अब वहाँ से दिल की बात दिमाग पे आ जाती है कि आपको नवाज शरीफ से पर्सनल वेंडेटा है, पर्सनल कोई बेयर है कि आप नवाज शरीफ को अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अब ये एजेंडा आपको किसने दिया? या तो आपके जहन का खलल है, या किसी ने बाहर से कहा एक ऐसा पाकिस्तान का दुश्मन जो पाकिस्तान। देखिए, नवाज शरीफ पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली और इक़्तिसादी तौर पे आगे लेके जा रहे हैं। एक नया हमने पैराडाइम शिफ्ट किया। हम रशिया, चाइना ले आए, हम कुछ गिरवी रख रहे हैं, कोई गिरवी नहीं रखे, हम टर्की को ले आए, हम नए एवेन्यूज खोल रहे हैं। कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तना हो गया। पाकिस्तान तना नहीं है। आज ईरान भी कहता है कि पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती।
आज हमारे साथ टर्की भी खड़ा, आज चाइना भी खड़ा। कहाँ है? सार्क कॉन्फ्रेंस में तो 5 मुल्क 8 में से छोड़ वो गया। तो टीनी लोग हैं, टीनी लोग हैं। आपने देखा नहीं? मैसेज दुनिया में यही गया है, पाकिस्तान जो आइसोलेटेड हो रहे हैं ना, 8 में से 5 मुल्क नहीं। इससे बड़ी कोई बात होगी कि ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा कि आपकी सलामती हमारी सलामती, मगर ये हमारी सलामती नहीं चाहते हैं। ये इस्लामाबाद के लोगों ने भाई आपको वोट देके गुनाह किया है। आप उनके बच्चों के तालीम को, रोजगार को, यहाँ के रेड़े वाले ठेले वाले आपको वोट देते रहे, आपके लिए नारे लगाते रहे, उन्हीं के आप दुकान बंद करने आ रहे, उन्हीं के घर बंद करने आ रहे, उन्हीं के बच्चों पे पथराव करने आ रहे, उन्हीं के बच्चों को गोली पड़वाने आ रहे हैं। आपको चाहिए लाश, हम लाश नहीं। छोटा सा जवाब है इसका, लाश नहीं देंगे। आपने कहा हाशमी साहब, आपने फरमाया कि इस्लामाबाद के लोगों को उनकी रोजी ना छीने, मतलब यही था आपकी गुफ्तगू का। 365 दिन भूखा मरने से बेहतर है कि एक दिन भूखा रह के 363 364 दिन का गम किया जाए। कौमें मुश्किल से गुजर के ही कुंदन बनती हैं, और जो आज जो हम जिन दिनों में से गुजर रहे हैं, जो मुहर्रम है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं, वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि कुर्बानी से कभी घबराना नहीं चाहिए। कौम हमेशा जिंदा होती है हर करबला के बाद। तो क्या अब आपका 1 डे शो होगा या फिर तवील आपका है? वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, मजबूर है लेकिन वो डिपेंड करता है, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है? लोगों की स्ट्रेंथ पे करता है कि लोग किस सिग्नल पे, मियां साहब के रिस्पांस पे। मियां साहब के रिस्पांस, अगर वो एहतसाब के लिए मानते हैं, बिल्कुल हम वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फिक्र कोई नहीं है। देखें, ये तो 30 सितंबर से पहले इनके बिल्कुल आसान और तरह के थे। 30 सितंबर को उन्होंने रायबंड में देखा, बाकी जो चीचा दबती में बैठा है, जो थर में बैठा है, नवाबशाह में बैठा है, पेशावर में बैठा है, कोयटा में बैठा है, उनका इन्होंने ठेका लिया। वो भी अगर कल को, फिर मैं आपको बता दूं, अगर खुदा ना खास्ता इनको हुकूमत मिल जाए, 1 घंटा हुकूमत नहीं कर सकते। फिर अगर ये रवैया होगा कि आप कैसे नहीं कर सकते, अपोजिशन आके बैठ जाएगी। केपीके में तो कर रहे हैं, वो तो हमारी मेहरबानी है, शराफत है, हम शरीफ पार्टी है। शराफत इनको भी दिल से पता है कि जो कुछ ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। मुहिब्बे वतन का काम ये नहीं है, इनको पता है दिल से, मगर बेचारे मजबूर है, पार्टी डिसिप्लिन, अदरवाइज दिल से नहीं है ये लोग भी। दिल से नहीं है लोग। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी केपीके गवर्नमेंट का तो कह रहे हैं कि हमसे हमारी मेहरबानी से चल रही है। करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट। अगर हम चाहें फजलुर रहमान साहब आप अपनी बात कर लें तो फिर मैं जवाब। करप्ट गवर्नमेंट है, वजीर आला के ऊपर इल्जाम है। 1 अरब पौधे हम तलाश कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हामिद खान को इन्होंने निकाल दिया, जियाउल्लाह अफरीदी को इन्होंने जेल में डाल दिया, आफ्ताब शेरपाव को इन्होंने कहा ये करप्ट है, और उसके साथ फिर शामिल हो, दोबारा हुकूमत में शामिल कर। तो छोटा सा सिंपल सा जवाब है। इस मुल्क में एक इदारा है, उसको कहते हैं नैब, और हमारी बदकिस्मती से वो मियाँ साहब के नीचे है। आपकी इखलाकी और आईनी जिम्मेदारी है कि आप लोगों पे इल्जामात ना लगाएं। अगर कोई करप्ट है तो जाके उसको पकड़ें। नहीं है, नैब हमारे नीचे नहीं है, इंडिपेंडेंट इदारा है। नहीं, मियां साहब ने तो लास्ट टाइम कहा था कि मियां साहब ने लास्ट टाइम नैब को मुखातब करके कहा था कि अगर हमारे नीचे होता तो हम नैब को कहते कि आप जुल्म क्यों कर रहे हैं, जबर क्यों कर रहे हैं, ज्यादती क्यों कर रहे हैं। कहा था मियां साहब ने, कहा था ना लास्ट टाइम। तो हमारे नीचे थोड़ी है, चेयरमैन को लगता है हमारे नीचे होता तो अपना किबला दुरुस्त कर ले। मियां साहब ने वार्न किया था, हमारे नीचे नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे नीचे नहीं है। वैसे इनके पास एक हल और भी है जी, इनके पास समर साहब एक हल और भी है। या तो एहतसाब के लिए मान जाएं, या फिर हमें असम्बलियों से फारिग करके हम सबको जेलों में डाल दें, इनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन असम्बलियों में आप कौमी असम्बली के इजलास में आप आ रहे हैं, आप सूबाई कौमी असम्बली से आपने बाइकआउट कर दिया, सूबाई असम्बली के इजलास में आप जा रहे हैं। अगर सूबाई असम्बली में मियाँ साहब वज़ीर आला का वो वहाँ पे कलमदान संभाल लें तो फिर सूबाई असम्बली में शहबाज शरीफ साहब है ना, क्योंकि इनके भाई वहाँ पे बैठे, लेकिन बाहर का बंदा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके बच्चों के नाम पनामा लीक्स में नहीं है, मियां साहब के बच्चे। यानी आपका टारगेट जो है पनामा लीक्स है, कोई डायरेक्ट इनके लीडर ने खुद एडमिट किया। एहतसाब चाहते हैं मियां साहब से, खुदा ना खास्ता। तौबा तौबा तौबा, इमरान खान ने कहा कि मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा लाहौर के मिंटू पार्क में, और फिर अचानक उन्होंने झूठ बोल दिया कि हाँ जी मेरा 1983 में एक ऑफशोर कंपनी थी पहली, नियाजी सर्विसेज लिमिटेड। हाँ जी, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने तोहफा दिया। 2011 गरीबों की करते हैं, मीडिया के सामने बता चुके हैं इमरान खान, मीडिया के सामने इमरान खान टैक्स नहीं देते थे यार, टैक्स छोड़ रहे हैं, आपको पता है ऑफशोर कंपनी से बताया गया। इमरान खान आपने पाकिस्तान के खजाने के ऊपर बैठ के पैसा बाहर निकाला। आप पता है कहाँ मजदूरी करते थे, कहाँ ट्रक चलाते थे, कहाँ टैक्सी चलाते हैं। वो तो मियां साहब को ललकारते रहे बैठ के 5000 टैक्स दिया सिर्फ। मियां साहब ने जितना टैक्स दिया ये पूरी जिंदगी नहीं दे सकते इतना टैक्स। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब ने, अली मोहम्मद खान साहब ये कहा है कि अगर
तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद बंद ना कर सकी तो फिर मियाँ साहब मजीद मजबूत हो जाएंगे। अगर तो हटा दें वैसे ही होगा जो उन्होंने। खुर्शीद शाह साहब को मेरा मशवरा है, मशवरा तो उनको नहीं चाहिए, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, कभी ज़रा आर्काइव से भुट्टो साहब की तकारीर निकाल के देख लें। भुट्टो साहब एक जज्बा था, चाहे वो पूरा कर सके या ना कर सके। खुर्शीद शाह साहब उसके बिल्कुल उलट जा रहे हैं। आप या स्टेटस को का हिस्सा बने या उनके मुखालिफ काम करें। जब दोनों तरफ खेलेंगे तो आप किसी तरफ के भी नहीं होंगे। एतजाज साहब के बयान तो आपके हक में आ रहे हैं। देखिए इसी वजह से तो एतजाज साहब को हमारे स्टेज पे आने नहीं दिया गया। जब इमरान खान साहब ने बुलाया कि हाँ पानामा पे आए, तो जरदारी साहब ने किन को भेजा? लतीफ खोसा साहब को नहीं भेजा। तो यही तो मसला है। इसी वजह से तो पीपल्स पार्टी पंजाब में नोज डाइव पे है कि पंजाब में उनकी जो लीडरशिप है वो पीपल्स पार्टी को उसी ट्रेडिशनल स्टैंड पे देखना चाहते हैं। सिंध की पीपल्स पार्टी चाहती है कि वहां पे बस स्टेटस को चलती रहे, सिंध हाथ से ना जाए बस। जिस तरह के हमने बयान देखे, अभी रिसेंटली बिलावल साहब के बयान देखे, वो उन्होंने नून लीग से ज्यादा पीटीआई को टारगेट किया है। तो लगता है कि उनका उधर से अब वो नहीं बिलावल साहब ने जो उस दिन जो बयान दिए, फिर जो अंकल की गर्दान की, अंकल कहें, मौलाना साहब को कहें, बिल्कुल कहें, मियाँ साहब को भी कहें, लेकिन मेरी दरख्वास्त बिलावल साहब को होगी, पाकिस्तान के दुश्मन अल्ताफ को अंकल कम से कम ना। ठीक, निहाल हाशमी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे शॉर्टली जवाब? मैं ये कहना चाहूंगा कि चेयरमैन बनना और चीज़ है, सियासत समझना और चीज़ है। वो चेयरमैन हो सके पार्टी के, मगर सियासी कारकुन अब तक नहीं बन सके। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब और अली मोहम्मद खान साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन जानेंगे एक ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे शाहिद अफरीदी और जावेद मियांदाद के दरमियान छिड़ने वाली लफ्ज़ी जंग से मुताल्लिक। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ग्राउंड में हो या ग्राउंड से बाहर खबरों में जरूर रहते हैं और इस बार मामला है लेजेंड और सुपरस्टार का। जावेद मियांदाद और शाहिद अफरीदी के दरमियान छिड़ने वाली लफ्ज़ी जंग अब अदालती जंग में बदल चुकी है। इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बाद हम बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब से। जावेद मियांदाद और शाहिद अफरीदी की लफ्जों की जंग अब इल्जामात की शक्ल इख्तियार करने के बाद अदालत तक पहुंच गई है। जावेद मियांदाद ने शाहिद अफरीदी के जुमलों पर उन पर फिक्सिंग का संगीन इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद अफरीदी ने साबिक कप्तान और कोच को लीगल नोटिस भिजवाने का फैसला कर लिया। शाहिद अफरीदी की तरफ से दावा किया गया है कि वो वकीला की मदद से जुमेरात तक लीगल नोटिस मियांदाद को भिजवा देंगे। दूसरी तरफ इस मामले पर डॉन न्यूज से बात करते हुए साबिक लेग स्पिनर अब्दुल कादिर ने वाज़ी किया है कि इन इल्जामात की तहकीकात कराना पीसीबी का फर्ज है। साथ ही उन्होंने इस सर जंग पर अफसोस का इजहार भी किया, ताहम अफरीदी पर जोर दिया कि वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। क्या पाकिस्तान के कौमी हीरोज को इस तरह कौम और खेल के साथ साथ एक दूसरे की बेतौकीरी करनी चाहिए? क्या खेल में स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने वाले अमली जिंदगी में इसको भूल गए हैं? जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इस पर तबसरा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज नवाज साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। सरफराज नवाज साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इतने बड़े क्रिकेटर्स हैं शाहिद अफरीदी साहब भी और जावेद मियांदाद साहब भी, क्या उन्हें ये ज़ेब देता है जिस तरह का उन्होंने कल एक दूसरे पे तनकीद की? देखें, शाहिद अफरीदी ने ये बात शुरू की और उन्होंने जो कहा कि मियांदाद को सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं, तो इस तरह की बात मैं कहता हूँ कि कोई कंटेंट बनता नहीं है कि वाई इसने अपना शाहिद अफरीदी ने ये बात की है। और जावेद मियांदाद ट्मेंडस प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, पाकिस्तान के लिए बड़े रिकॉर्ड हैं उनका। पहले हाईएस्ट स्कोर किया उन्होंने, उसके बाद देन ही वाज द डायरेक्टर जनरल पीसीबी में। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं कहता हूँ सीनियर मोस्ट मियांदाद इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। और फिर जो आगे बात बढ़ी है कि अफरीदी कह रहे हैं बाद में कि मुझे अफसोस हुआ है, अफसोस हुआ है इन्हें वे मतलब कि माफ़ी मांगने वाली बात है। उसके बाद फिर कानूनी जंग की बात आ गई कि अब शायद अफरीदी साहब फरमा रहे हैं कि जी मैं मियांदाद को नोटिस भेजूंगा ये, और ये सारा मेरा ख्याल है हवाई बातें शायद अफरीदी कर रहा है। नोटिस जाएगा, कुछ नहीं होना। और अफरीदी का अब मैं आपको बताऊं, फेस सेविंग वो चाह रहे हैं आप? नहीं, अब मजहर मजीद को इतना ज्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के बयान दिए। मजहर मजीद जो एक बुक मेकर फिक्सर था, वो शुरू में शायद अफरीदी का दोस्त था। और ये लोग भी कहते हैं, कहाँ तक है कि वो जब पाकिस्तान आता था तो कराची में शायद अफरीदी के पास ही शायद ठहरता रहा है। और ये सारी जब बातें हुई हैं
ये बड़ी अहम बात आप करें सरफराज नवाज साहब, जिस तरह से दीगर टेस्ट जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से भी ये तजवीज़ सामने आ रही है कि इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं जावेद मियांदाद साहब ने शाहिद अफरीदी पर कि उन्होंने मुल्क बेचा, उन्होंने मैच फिक्सिंग की, तो अब पीसीबी का बड़ा अहम रोल बनता है। तो क्या पीसीबी को सारे मामले की तहकीकात नहीं करनी चाहिए? देखें, पीसीबी में शर्म और शेमलेस लोग बैठे हुए हैं और वहाँ सबसे बड़ा जो जुआ माफिया का एक आदमी मुझे लगता है ये नजम सेठी है। इसने देखें यूएई में भी ऐसी बात वो एक इंग्लैंड के कैप्टन ने की, वो भी इसमें ख़त्म कर दिया। और फिर जो आईसीसी का चीफ एग्जेक्टिव है वहाँ पे डेव रिचर्डसन, वो हंसी क्रोनी का वाइस कैप्टन था। हंसी क्रोनी जुआ कराता रहा है, इसको सारा पता है, इसलिए आधे घंटे में इसने ये वो बात ही ख़त्म कर दी। अब मैं आपको बात लेके जाता हूँ कि अगर कानूनी जंग लड़ी तो सबसे पहले ये सवाल होगा कि मदर मजीद का अफरीदी की दोस्ती, उसके बाद फिर दूसरी बात होगी कि मोहाली एक रोज़ा जो मैच था उसके ऊपर एक अंग्रेज़ ने बयान दिया, किताब में भी लिखा, अखबारात में भी छपा कि ये फिक्स था। उस वक्त बहुत ज्यादा ये पाकिस्तान के अंदर ही बड़ा ये मामला मशहूर हो गया था। किसी ने इसको ना चैलेंज किया है ना कुछ कोर्ट में लेके गया है, और इंग्लैंड में भी ये छपा है। और उसके बाद अफरीदी वाज कैप्टन। और एक मैं आपको और बता दूं कि आई वाज इन ए इंटरव्यू दोज डेज। उस वक्त तो ये भी चमगोइयां चल रही थी कि स्टेट के कहने पे अफरीदी ने किया। किसके? उस वक्त ये चमगोइयां चल रही थी कि स्टेट के कहने पे, हुकूमत के कहने पे अफरीदी ने वो मैच फिक्स। ये बातें मशहूर है, हकीकत क्या है ये तो अभी कि तहकीकात होगी तो पता चलेगी। उस वक्त के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उनकी भी शायद इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही थी, ये लोगों ने बताई है बाद में। और उसके बाद मैं आप बता दूं कि मैं एक मिसबाह उल हक के साथ इंटरव्यू पे था ऑन ए टीवी चैनल समवेयर। उसने उस चैनल पे बयान दिया मिसबाह उल हक ने कि मुझे अफरीदी ने कहा था कि हिट आउट नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता खेलना है और आखिर तक खेलना है, इसलिए मैं जीत की तरफ नहीं गया। ये मिसबाह उल हक का बयान है। अब वो ये तो खिलाड़ी को नजर आ जाता है ग्राउंड के अंदर कि उसने कैसे खेलना है, गेम कैसे लेके चलनी, कप्तान की जो भी उसकी एडवाइस। और उसके बाद अफरीदी का देखें जो शॉट खेल के वहां आउट हुआ है, उसके बाद देखें जी कोर्ट के अंदर करैक्टर सामने लाया जाएगा। जिस तरह अफरीदी में दांत से बॉल चुपाया, उसके बाद फिर वो मेलबर्न में मैच था T20 का, वो ऑलरेडी फिक्स था। और मेरा ख्याल है कि अफरीदी को पता था कि मैं उस मैच में नहीं जाना और ये चुबा के बाहर हो जाऊं। फिर इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट के बाद इसने रिजाइन कर दिया अपना कैप्टनसी से, उसके बाद अगले मैच फिक्स थे। तो इसको ये चीजें नहीं पता था। तो मैं कहता हूँ कि मियांदाद के सामने ये ना कोर्ट में जाए, नहीं तो इसके ये हालात सामने आ जाएंगे। और ड्यूबियस करैक्टर अगर हो जाए तो कोर्ट क्या करेगी फिर? नहीं, मामला तो इम्पोर्टेंट है। आप पीसीबी की नीयत पर तो शक कर रहे हैं कि पीसीबी जो है वो खुद इस मामले में आप कह रहे हैं कि मुलव्विस है, आपको उनकी नीयत पे शक है कि वो इंक्वायरी करेंगे या नहीं, लेकिन आपको लगता क्या है, आपकी तजवीज़ क्या है, इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी जो है वो साफ। देखें, जब राशिद लतीफ़ को पहले चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बनाया जा रहा था और नजम सेठी ने बुलाया, उसने कहा जी मुझे एंटी करप्शन का भी इंचार्ज बनाए ताकि मैं जुए की रोकथाम करूँ। और नजम सेठी ने फौरी तौर पे उसको निकाल दिया हर जगह से कि जुआ तो मैंने करवाना है, तो ये आके पकड़ेगा तो क्या करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड में जुआ तो आम हो रहा है। अब आप देखें मलक यूं के तमाम सजा याफ्ता और जिनको फाइन हुए हैं वो दे आर इन पीसीबी। और उसके बाद मलक यूं रोज आके टीवी पे मुख्तलिफ चैनलों पे कहता है कि मैंने मना किया हुआ है कि इनको ना लेके आए, ये बार बार इनको वही लेके आ रहे हैं। और ये सारा वो टोला है 99 वर्ल्ड कप जो बांग्लादेश के खिलाफ जुआ ग्रुप था ना, ये तमाम प्लेयर वही अब आ गए। अजहर महमूद भी आ गया, उस मैच में खेला था। यूनुस पहले ये अफरीदी का फेयरवेल मैच इतना बड़ा बंद क्यों गया है और इसका हल क्या है? अब हल तो एक यही होगा कि कराची के कुछ लोग बैठेंगे, इनकी सुलह कराएंगे और बस बात हौश पौश हो जाएगी। क्योंकि अफरीदी को लोग बताएंगे जो मैंने बातें की हैं, कोर्ट के सामने जब ये बातें रखी जाएंगी तो कोर्ट भी अपना क्या करेगी, वो कहेंगे इसका करैक्टर ही नहीं है अफरीदी का। और उसके बाद आप देख लें मियांदाद का जो करैक्टर है, उसने यूएई में एक मैच था जब मियांदाद और मोइन खान की लड़ाई हो गई। मियांदाद ने टीम को कहा कि ही वाज कोच मियांदाद,
और उसके बाद लड़ाई होगी, उन्होंने कहा कि ये मैच फिक्स है, सही। अभी आप आउट होके आएंगे। मोइन खान ने बल्ला उठाया और मियांदाद को मारने लगा। खालिद महमूद साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मौजूद थे, उन्होंने संभाला किया और वो शॉर्टली सर एक लाइन में बता दें कि सारी कंट्रोवर्सी का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं, शाहिद अफरीदी को या जावेद मियांदाद को? मैं कहता हूँ शाहिद अफरीदी, क्योंकि उसने ये शुरू किया है और मियांदाद ने तो जवाब अच्छा दिया जवाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज साहब में शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन जान लेंगे एक ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे अमेरिका में सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी सदारती इंतखाबात की मुहिम अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब वो मरहला है जब रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार बड़े मार्के से पहले सदारती बहस के लिए आमने सामने हैं। सदारती बहस का दूसरा राउंड डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान हुआ और ये बहस किसने जीती, जानिए इस रिपोर्ट में। Ladies and gentlemen, the Republican nominee for President Donald J. Trump and the Democratic nominee for President Hillary Clinton. सदारती बहस के लिए एक बार फिर आमने सामने आए हिलरी और ट्रंप। दूसरी सदारती बहस के लिए ट्रंप की पोजीशन पहले ही कमजोर तस्वर की जा रही थी और वजह थी हाल ही में ट्रंप की रिलीज होने वाली 11 साल कबल की वो गुफ्तगू जिसमें उन्होंने औरतों के लिए नहायत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। लेकिन ट्रंप ने अपने आप को हिलरी के मुमकिन हमलों से बचाने के लिए बहस में उन खवातीन को मदऊ किया जिनको माजी में बिल क्लिंटन के साथ मंसूब किया गया था। लेकिन ट्रंप की ये तदबीर भी कुछ ज्यादा काम न आई और हिलरी ने ट्रंप को अमरीकी सदर बनने के लिए नाअहल करार दे दिया, जिस पर ट्रंप ने हिलरी को जेल भिजवाने की धमकी दी। Because you'd be in jail. Secretary Clinton और कहा कि अगर वो सदर बने तो वो हिलरी के ईमेल स्कैंडल पर बोले जाने वाले झूठ सामने लाने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करेंगे। जब बहस के मेजबान ने ट्रंप से उनके हाल ही में रिलीज होने वाली नाजेबा गुफ्तगू के बारे में पूछा तो उन्होंने उस पर माफी तो मांगी, लेकिन इसे लॉकर रूम में होने वाली बातचीत कहकर टाल दिया। This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly I'm not proud of it. इस स्कैंडल के बाद ट्रंप की मकबूलियत में खासी कमी आई है। कॉन्डोलीजा राइस और जॉन मैकेन जैसे मुतादिद रिपब्लिकन्स ने ट्रंप की हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। जी नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले होने वाले दूसरे मुबाहिसे में भी हिलरी क्लिंटन कामयाब रहीं और डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 34% लोगों ने पसंद किया। हिलरी क्लिंटन जो है वो डोमिनेट कर रही हैं, ज़्यादा लोग उनको पसंद कर रहे हैं। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।